हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर 21 के आए हुए इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ए रूल गवर्नमेंट सिस्टम, ए साइंटिफिक सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम तो है ही, लेकिन जो इसका आंसर सबसे बेस्ट है वो है ए रूल गवर्न सिस्टम। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज आप जैसे तैसे नहीं बोलते हैं ना। कम्युनिकेशन का तो वो है, लेकिन लैंग्वेज का क्या होता है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसका एक व्याकरण होता है, उसको कैसे बोला जाता है उसका एक रूल होता है। ए टीचर डज actions which learners follow as directed and learners are not expected speak or produce language. What is the this method known as? टीचर कुछ एक्शन कर रहा है और बच्चे उसी को देखकर एक्शन को रिपीट कर रहे हैं। जैसा एक्शन टीचर कर रहा है वैसा बच्चे भी कर रहे हैं, और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ना लिख रहा है ना बोल रहा है, ना लिखना है ना बोलना है। बस जैसा जैसा एक्शन टीचर कर रहा है वैसा वैसा एक्शन स्टूडेंट कर रहा है, बच्चा कर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। वो फिजिकल रिस्पॉन्स वैसा दे रहा है। ठीक है, जैसा जैसा कर रहा है टीचर वैसा वैसा वो फिजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है, बोल या लिख नहीं रहा है। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है? तो ये 22 लैंग्वेज है। इसमें क्या है, ये जो 22 भाषाएं दी हुई है 8वीं अनुसूची में, इसका नाम भी याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि उसमें से क्या करेगा, 4 ऑप्शन में 3 ऐसा देगा जो कि उसमें है, और एक ऐसा देगा जो कि नहीं है, या फिर 3 ऐसा देगा जो नहीं है, एक ऐसा देगा जो है। तो 22 लैंग्वेज का 22 लैंग्वेज जो दिया हुआ उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा। उस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाउ, ये तो हो गया हाउ मेनी लैंग्वेजेस। ए क्लासरूम मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स on the wall, class, library, audio and video. What should this be described? जब लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट दिया जाता है क्लास में, अब जैसे छोटे बच्चे का क्लास है, पूरे क्लास में चिपका दिया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 1 2 3 4, सब कुछ हर जगह, ऑडियो वीडियो हर जगह से उसको, मतलब उसको किताब लेके पढ़ने का जरूरत नहीं, हर तरफ से उसको दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इनपुट रिच इन्वायरमेंट। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट भी इसको कह सकते हैं। और इनपुट, वो हर जगह से लैंग्वेज दिख रहा है, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, म, मतलब कि कुछ ऑडियो उसको सुनाया जा रहा है, कुछ वीडियो दिखाया जा रहा है, जो कि हर चीज लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनपुट रिच इन्वायरमेंट। और इससे बहुत हेल्प होता है। किताब देख देख के पढ़ना बच्चे के लिए ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो दीवार में कुछ चिपका हुआ देख रहा है, उसके सामने कोई वीडियो चल रहा है, कोई ऑडियो चल रहा है, तो वो समझना उसके लिए ज्यादा आसान होता है, और उससे बच्चा क्या होता है, ज्यादा अच्छे से ले। क्यों बच्चा हिंदी बोलना जल्दी सीख जाता है और इंग्लिश बोलना नहीं? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट मिल जाता है, इधर उधर आस पड़ोस माँ बाप सबको वो हिंदी बोलते हुए सुनता है, बिना किसी एफर्ट के सीख जाता है। तो उसी तरह से जब चारों तरफ उसको उस तरह का माहौल दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इनपुट रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, एक क्लासरूम में द, ये तो वही क्वेश्चन है। स्कीमिंग ए टेक्स्ट मीन्स, इसकी स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? उसको ओवरऑल जिस्ट निकालना। रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग, मतलब ओवरऑल वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल के लिए जब उससे कुछ खोजा जाता है कि कोई ये, तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, स्कीमिंग होता है कि वो जनरल मीनिंग निकालिए, ओवरऑल उसका जो है जिस्ट मक्खन आइडिया वो निकाल लीजिए। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है। यूज ऑफ वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर, वोकेबलरी का यूज, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबलरी? प्रोडक्टिव क्या होता है? प्रोड्यूसिव और ये रिसेप्टिव, दो तरह का होता है स्किल लैंग्वेज का। क्या होता है? LSRW। तो जैसे ये LSRW, ये है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइट, रीडिंग और राइटिंग। तो जब हम लोग लिसनिंग करते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग सुनते हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं।
स्पीकिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब रीडिंग करते हैं तब भी कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, जब हम राइटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं, और जब कुछ लिखते भी हैं तो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसिव होता है। तो प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होता है, वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग और स्पीकिंग में जो हम यूज करते हैं उसी को कहते हैं प्रोडक्टिव वोकेबलरी, ठीक है, क्योंकि हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं। और एल और आर जो है, लिसनिंग और रीडिंग जो है, ये रिसेप्टिव स्किल होता है। वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक्स, ये नहीं होगा, वो तो हम लोग ग्रहण करते हैं उसको। वर्ड्स विच वी नोटिस व्हाइल रीडिंग, ये भी नहीं होगा। वर्ड्स विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, ये तो खैर अलग ही बात है। प्रो प्रोसीजरल नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स, प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो लर्नर को किस चीज में हेल्प करता है। लर्न द नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, नहीं। लर्न द फॉर्म फर्स्ट एंड यूज इट लेटर, नहीं, पहले लैंग्वेज को लर्न करो बाद में इसको लेटर यूज करो, ये नहीं होता है प्रोसीजरल नॉलेज। अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, यही होता है कि आप जो ग्रामर का रूल है उसको कम्युनिकेशन करते टाइम अप्लाई करिए, इसी को कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर, ऑफ मास्टरी करना अलग चीज है, ठीक है। ये प्रोसीजरल नॉलेज होता है कि आप कम्युनिकेशन करते समय ग्रामर के रूल को अप्लाई करिए। विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग जो है ये होता है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ठीक है, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। प्रोडक्ट अप्रोच नहीं है, डिक्टेशन भी नहीं है। डिक्टेशन होता है जब एक आदमी बोल रहा है दूसरा लिख रहा है, इस समराइजिंग भी नहीं है। Which of the following is an extrapolative writing task? Extrapolative मतलब क्या होता है, extrapolative मतलब होता है कि किसी के जगह पे आप अपने आप को रख करके फिर किसी चीज को सोचिए या बोलिए या लिखिए, ठीक है। तो इमेजिन यू आर द बॉय इन द स्टोरी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी इन विच यू मेट ए स्ट्रेंजर। तो यही इसका आंसर होगा कि आप जो है इमेजिन करिए कि आप जर्नी कर रहे हैं और किसी स्ट्रेंजर बॉय से मिले, जबकि ऐसा रियल में आपके साथ हुआ नहीं है, आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करके लिखना है, ठीक है, कि आप जर्नी में जा रहे हैं और किसी एक लड़के से मिले हैं, इसी को एक अपने दोस्त को लेटर लिखना है। तो यही है इसका आंसर कि किसी कल्पना करके आप लिख रहे हैं कि मैं ऐसे गया था वहां एक लड़के से मिला था। फिल आउट द रेलवे टिकट रिजर्वेशन फॉर्म टू गो टू नागपुर, ये नहीं होगा। रीड द पोएम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड राइट द समरी ऑफ द पोएम, ये भी नहीं होगा। राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ट्री, ये भी नहीं होगा। Embedding the pedagogy into the material is, मटेरियल में पेडागोजी को इम्बेड करने का क्या मतलब है। कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल्स, नहीं। रिलायबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, ये भी नहीं। पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, टीचर नहीं। पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, यही इसका आंसर है कि मटेरियल का पेडागोजिकल रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं मटेरियल का में पेडागोजी को इम्बेड करना, ठीक है। A teacher organizes the following activity every day. Divides the class into groups of 5 and gives some day-to-day functions. Themes for conversation in the groups and later she picks up one from each group and asks the group to converse a whole class activity. What is she attempting to promote? एक टीचर क्या कर रही है, ग्रुप को डिवाइड कर रही है, ठीक है, पांच 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 के बच्चे का ग्रुप बना रही है। थीम ऑफ कन्वर्सेशन इन द ग्रुप, वो कोई थीम देती है कन्वर्सेशन करने के लिए कि तुम इस थीम पर बातचीत करो। लेटर सी पिक्स अप वन फ्रॉम ईच ग्रुप, वो बाद में हर ग्रुप से एक बच्चे को लेती है। एंड आस्क द ग्रुप कन्वर्स द एज ए होल क्लास एक्टिविटी, और उसको होल क्लास एक्टिविटी के रूप में कन्वर्स करने के लिए कहती है। तो ये क्या प्रमोट करना चाह रही है, ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, इसको कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, बिक्स, कि बेसिक वो जान जाए कि कैसे
एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। ए, ये तो वही क्वेश्चन है। Assessments designed to monitor and improve students' progress during the teacher learning process. जब मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, इस असेसमेंट को डिजाइन किया गया है ये मॉनिटर करने के लिए कि स्टूडेंट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान क्या प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होता है, देखने के लिए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक चीज क्या है कि ये ड्यूरिंग, ये जो है ना, मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, और जो एंड में होता है लास्ट में उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। लेकिन ये क्या है, ड्यूरिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ड्यूरिंग प्रोसेस जो चल रहा है तो इसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग। जो ड्यूरिंग प्रोसेस चलता है कि मतलब क्लास चल रहा है, चलते चलते जो है उसका असेसमेंट हो रहा है बीच बीच में, तो इसको मॉनिटर हो रहा है कि क्या प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से असेसमेंट को डिजाइन किया जा रहा है कि प्रोसेस के दौरान ही ये पता किया जा रहा है कि क्या प्रोग्रेस है और क्या इम्प्रूवमेंट है, तो इसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, क्लासिकल लैंग्वेज को क्या कहा गया है, एन एडिशनल ऑप्शन, ठीक है। आप कोई भी एक क्लासिकल लैंग्वेज रखिए, जैसे कि संस्कृत रखिए, तमिल रखिए, कुछ भी रखिए, क्या कहा गया है, कोई भी इसके पहले के भी जो एजुकेशन पॉलिसी थे कि 1 to 5 क्लास तक जो है आप मातृभाषा में पढ़ाइए, मदर टंग में पढ़ाइए, उसके बाद एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लीजिए, चाहे इंग्लिश लीजिए या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज लीजिए, और एक एडिशनल लैंग्वेज लीजिए जो कि एक क्लासिक लैंग्वेज हो, ठीक हो, ठीक है। जैसे कि कोई संस्कृत रखे, तमिल रखे, कोई भी एक क्लासिक लैंग्वेज एडिशनल ऑप्शन के रूप में रखा जाता है, क्योंकि 3 लैंग्वेज होता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है यहाँ। तो ये एन एडिशनल ऑप्शन कोठारी कमीशन से ही ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये कोठारी कमीशन से ही चला आ रहा है, ठीक है। उसी समय से इसको रिकमेंड किया जा रहा है 64 से 68 में जो कोठारी कमीशन हुआ था, और 2020 में भी उस चीज को ही माना गया। A teacher organizes her class into the pair and gives a story of 18 sentences. One of the pairs has odd sentences printed and other sentences blank, while the other has even sentences and odd sentences blank। क्या किया गया है कि एक टीचर जो है वो ग्रुप बनाता है, ठीक है, स्टूडेंट का, और इसमें 18 सेंटेंस का एक स्टोरी है। एक बच्चे को जो है वो ऑड वाला सेंटेंस दिया गया है, जैसे पहला सेंटेंस, फिर तीसरा, फिर पांचवा, अब बीच वाला जो है 2 4 वो उसको ब्लैंक रखा गया। दूसरे ग्रुप को क्या किया गया है, ये इवन वाला सेंटेंस दिया गया है, जैसे दूसरा, चौथा और पांचवा, और उसका पहला, तीसरा और पांचवा ये ब्लैंक रखा गया है। Students in pairs have to read out the sentences mutually to each other and write to complete story। अब क्या करेगा, इधर वाला जब पढ़ेगा तो उधर वाला सुनेगा, ये ऑड वाला, और जब इवन वाला पढ़ेगा तो ऑड वाला सुनेगा। दोनों, एक पढ़ेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा पढ़ेगा पहला सुनेगा, और उसके बाद कंप्लीट स्टोरी को जो है वो लिखना है। तो राइट टू कंप्लीट स्टोरी, फिर कंप्लीट स्टोरी लिखना है सबको। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इन्वॉल्व्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें चारों स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें लिसनिंग भी हो जाएगा क्योंकि बच्चे सुनेंगे भी, स्पीकिंग भी हो जाएगा, बोलेंगे भी, रीडिंग भी हो जाएगा क्योंकि पढ़ेंगे भी, और राइटिंग भी हो जाएगा, चारों चीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल डिक्टेशन। जब एक बच्चा पढ़ता है दूसरा लिखता है, दूसरा पढ़ता है पहला लिखता है, जिससे कि चारों जो है स्किल इंप्रूव हो जाए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्योंकि पहला जब बोलेगा तो दूसरा सुनने का काम करेगा, दूसरा जब बोलेगा तो पहला सुनने का काम करेगा, उसके बाद लिखेगा, स्पीकिंग भी हो रहा है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल डिक्टेशन। दो बच्चे का भी अगर दिया रहेगा कि दो बच्चा है, पहले ये बोलता है ये लिखता है, फिर ये बोलता है ये लिखता है, तो वो भी म्यूचुअल डिक्टेशन ही होता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।